गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। लीजिए हम 5 फिर हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि आज टॉप 5 में क्या खास है। शुरू करते हैं सिलसिला। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल मचा है। दरअसल सैम पित्रोदा ने विरासत को लेकर अमेरिका का उदाहरण देते हुए कुछ कहा। संपत्ति वितरण आएगी कांग्रेस पार्टी, इस विषय पर बहस जारी। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। आपकी संपत्ति लूटना चाहती है कांग्रेस, ये कहते हुए हर सभा में प्रधानमंत्री इसे कोट भी कर रहे हैं। आपके बच्चों का हक कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। अमेरिका में मौत के बाद आधी संपत्ति सरकार की हो जाती है। इस तरह की बात सैम पित्रोदा ने की। कांग्रेस ने किनारा किया, लेकिन यह चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट भी दे दें। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, इसके लिए प्रचार जोरों पर चला, लेकिन अब प्रचार थम रहा है। 13 राज्य 88 सीटों पर चुनाव प्रचार थम रहा है। 26 अप्रैल को 88 सीटों पर देश भर में मतदान होगा। इसमें 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कुल 13 हैं। 88 सीटों पर मतदान होने हैं। बैतूल का मतदान कैंसिलों के तीसरे चरण में गया। दूसरे चरण में अरुण गोविल, राहुल गांधी जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में। दक्षिण के कई केंद्रीय मंत्री हैं जो दक्षिण की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी बड़ी सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें नेताओं के, मंत्रियों के, पूर्व सीएम के बेटे बेटियां वे भी चुनाव मैदान में। तो चुनाव प्रचार दूसरे दौर के लिए, सेकेंड फेज के लिए थम रहा है। और 13 राज्य 88 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है। स्टार प्रचारकों का, बाहर से आए नेताओं का कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा क्षेत्रों से अब बहिर्गमन होगा और केवल स्थानीय नेता और केवल कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें इस दूसरे चरण में शामिल हैं। और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी नागरिकों के आर्थिक सामाजिक सर्वे के वादे पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस वादे को लेकर कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। उनके साथ में यह भी जोड़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को याद दिलाया। 18 साल पुराना उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर तथाकथित तौर पर अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों का पहला अधिकार है। अब उन्हीं को ये संपत्ति बांटेंगे, ये पीएम ने कहा है। महिलाओं का मंगलसूत्र तक ये बचने नहीं देंगे। और पीएम के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा कि इंदिरा गांधी ने जंग के समय अपना सोना देश को दिया और मेरी मां का मंगलसूत्र भी इस देश के लिए कुर्बान हुआ है।
तो मंगलसूत्र पर बवाल थम नहीं रहा है। पीएम के बयान पर अब प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। सामाजिक न्याय सम्मेलन में जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा, 70 वर्षों के बाद ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आकलन करना चाहिए कि अब स्थिति क्या है, हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है, हम इसे लागू करेंगे। जाति जनगणना से क्लैरिटी हो जाएगी। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। तो तीसरे चरण के प्रचार के लिए एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा लगभग तय हो चुका है। 26 अप्रैल को बेमेतरा में अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विजय बघेल के पक्ष में चुनावी सभा वो करेंगे। दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी हैं विजय बघेल और बेमेतरा में अब सभा की तैयारियां भी शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पीएम के दौरे की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने प्रेस वार्ता कर पीएम से 6 सवाल किए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में विधायक और सांसदों का दल बदल करवाया है और कई राज्यों की चुनी हुई सरकारें भी गिराई है। आज बहस संविधान को बचाने की है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र दोनों ही खतरे में है। इसे केवल जनता बचा सकती है, वो भी चुनाव में वोट डाल के। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई। 500 से ज्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए। 200 से ज्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए। मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। बीजेपी कहती है हमको 400 से ज्यादा सीट मिलेगी नहीं, वो एक अलग विषय। भावना क्या है? संविधान को बदलने की। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पर्सनालिटी हो, बट आप कानून से और देश से बड़े नहीं हो। आपसे लोग प्रश्न करेंगे, आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। ये बात तो ठीक है कि कोई भी देश और कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। ये तो विवेक तनखा ठीक कह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, दूसरी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह खरगोन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खरगोन लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल का नामांकन फॉर्म दाखिल कराया। इस दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, ये सभी मौजूद रहे। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद मीडिया से ये लोग बात किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में कार्यकर्ता का काम नजर आ रहा है, दिख रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों में प्रेम दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश मोदी में हो गया, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को बीजेपी के लिए शुभ बताया है।
और सारे मित्रों के साथ हमने फॉर्म भरा है और उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से हमने शुरुआत की है उतना ही अच्छा आशीर्वाद बाबा ममलेश्वर का मिलेगा, ओंकारेश्वर महाराज का मिलेगा। टंटिया मामा की इस धरती पर हमने चुनावी शंखनाद किया और मुझे इस बात के लिए आनंद भी है कि आज ही के दिन हमारी अपने मध्य प्रदेश पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब होने वाला है। आज ये उनका आना शुभंकर रहेगा, आज का दिन ये अविस्मरणीय रहेगा। दुर्ग लोकसभा में मतदान को महज कुछ ही दिन बचे हैं और अब प्रत्याशियों का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी शहर से लेकर गांव तक पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज सुबह भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने सुबह सुबेला नेहरू भवन के पास शहर की महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की। अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता भी बांटा। इस दौरान विजय बघेल ने कहा कि उनका पूरा परिवार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया। बहनों को, माताओं को घर में सुबह से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलता है और उसी ऊर्जा को लेके मैं अनेक जगह प्रचार प्रसार में जाता हूँ। मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरा बेटा, मेरी दीदी, जो दीदी सबसे बड़ी दीदी तो गांव-गांव में जाके बैठ के ले रही है। मोदी जी तो पूरे 140 करोड़ जनता को परिवार माना है, हम लोग भी उसी भाव से। पूरे क्षेत्र की जनता मेरे भाई बहन हैं, मेरे परिवार हैं। तो 2 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहने के बाद प्रधानमंत्री जबलपुर गए, वहां से सागर में, सागर के बाद हरदा और इन सभाओं के बाद उनका कार्यक्रम है भोपाल राजधानी पहुंचकर एक बड़े रोड शो का, जिसके लिए विशेष रथ तैयार है। साज सज्जा इसकी आकर्षक है, फूलों से सजा है। इस रथ पर प्रधानमंत्री मोदी सवार होंगे और अब से कुछ देर बाद वहां पर देर शाम तक इस रोड शो में वे जनता से मुखातिब होंगे। जायजा हमारी सहयोगी ने लिया, दिखा रही हैं। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए यह रथ तैयार किया जा रहा है। ये वही रथ है जिस पर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर रोड शो करेंगे। करीबन 1 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रथ पर सवार रहेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। रथ के साथ फाइनल रिहर्सल भी पुलिस कर चुकी है और इसके साथ ही अब इस रथ को फूलों से सजाने की तैयारी की जा रही है। देखा जा सकता है कि फूलों से इस रथ को सजाया जा रहा है। इस वाहन को पूरी तरह से जो फूल हैं उनसे सजाया जा रहा है। इसी रथ पर पीएम मोदी शाम को सवार होंगे और उसके बाद जो करीबन 1 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है वो इससे रथ पर सवार होकर पूरा करेंगे। रथ को बेहद खूबसूरती के साथ गेंदे के फूलों के साथ सजाया जा रहा है और रथ को फिलहाल यहाँ पर खड़ा किया गया है और इसी जगह से जो रोड शो है वो यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस और प्रशासन के हो या फिर मंत्री हो, उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर जायजा लिया है, निरीक्षण किया है कि कहीं कोई किसी भी तरह की चूक ना हो। इसके साथ ही करीबन 3000 का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है, तैनात हो चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत गरियाबंद में वैसे तो 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, लेकिन 48 घंटे पहले ही 12 सदस्यीय मतदान दल को रवाना कर दिया गया है। मतदान दल को सुरक्षा बल के साथ हेलीकॉप्टर से पूरी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। ये भी आपको बता दें कि जिले के 2 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो समुद्र सतह से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। साथ ही ये नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाके हैं। गरियाबंद जिले के राजिम और बिंद्रा नवागढ़ में ये मतदान होने हैं, जिससे बिंद्रा नवागढ़ के 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके के अंतर्गत आते हैं। इसके चलते प्रशासन इन मतदान केंद्रों में खास उनकी नजर है और पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर मतदान कराए जाएंगे। तो वहीं पतंजलि ने एक बार फिर से माफी का विज्ञापन छपवाया है। कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा विज्ञापन छपवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आकार में माफीनामा छपवाने को कहा था और कल सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को लताड़ भी लगी थी। आज सभी बड़े अखबारों में ये माफीनामा छपवाया गया है। विवादित विज्ञापन के लिए बिना शर्म माफी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। कक्षा 10वीं में अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया। उन्होंने 500 में से 495 अंक हासिल किए।
मैथ्स और साइंस में 100 में से 100 नंबर आए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अनुष्का के 100 में से 100 नंबर रहे। दूसरे स्थान पर 3 छात्रा का नाम शामिल है। कटनी की रेखा है, आगर मालवा की स्मिता है और रीवा से स्नेहा पटेल, इनका नाम शामिल है। अगर 12वीं की बात करें तो शाजापुर के जयंत यादव ने टॉप किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से। महादेव सट्टा ऐप केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद की यह बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राहुल वक्टे और रितेश यादव अरेस्ट किए गए। रितेश को दिल्ली से, राहुल को गोवा से गिरफ्तार किया। राहुल पर हवाला के जरिए पैसे लेकर सतीश चंद्राकर तक पहुंचाने के आरोप हैं। रितेश को पुणे में महादेव ऐप संचालित करते हुए गिरफ्तार किया। हवाला के 43 लाख रुपए भी इसमें फ्रीज कर दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को एसीबी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड का आवेदन दिया है। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीन, एक हाई प्रोफाइल और एक बड़ा केस, 2 गिरफ्तारियां, बताएं पूरा अपडेट। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो ईडी के प्रतिवेदन पर जो महादेव सट्टा ऐप घोटाला जो हुआ था, उसमें एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी इसमें मामला दर्ज किया था, जिसमें अगर एक एफआईआर दर्ज की थी जो 06/2024 धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 7/11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जो 2018 नियम है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें भी विवेचना की जा रही थी और इसमें एक पहली बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। तो इस ऐप से जुड़े 2 महत्वपूर्ण जो फरार आरोपी थे, राहुल वक्टे और रितेश यादव, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक को दिल्ली से और एक को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये बात सामने आई है, जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो ईओडब्ल्यू ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगर बात करें तो आरोपी राहुल वक्टे और रितेश यादव अगस्त महीने से चंद्रभूषण वर्मा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। और इसमें आरोपी जो राहुल वक्टे है, उसको ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से और रितेश यादव को गोवा में लोकेट किया, जहां वो 7-8 महीने से छिप रहे थे। उसके अलावा अगर बात करें तो आरोपी राहुल वक्टे हवाला के पैसे प्राप्त कर उसे जो चंद्रभूषण वर्मा है, जो पुलिस एएसआई थे, उन तक पहुंचाने का काम करता था। साथ ही आरोपी राहुल वक्टे के नाम पर 3 रजिस्टर्ड फर्म की भी जानकारी मिली है, जिसमें बड़ी मात्रा में आरोपियों द्वारा कैश जमा करवाया गया था। दूसरे अगर आरोपी की बात करें रितेश यादव की, ये पैनल संचालन करने के साथ साथ हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त करके चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर की मदद करता था। एक बड़ा खुलासा इसमें किया गया ब्यूरो की तरफ से। और इसमें एक बात जानकारी और दी गई है कि हवाला के 43 लाख रुपए को फ्रीज किया गया है ईओडब्ल्यू के द्वारा। और रितेश यादव द्वारा पुणे में महादेव ऐप का संचालन किया जा रहा था, जहां से ब्यूरो की टीम ने इसको पुणे पुलिस की सहयोग से रेड करके इसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनको जो बाकी के जो 8 लोग थे, उनको पुणे पुलिस के हवाले उसमें कर दिया गया है। और आज इनको रायपुर लेके आए हैं और एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम उनको अभी कोर्ट लेके पहुंची है। और जो एसीबी ईओडब्ल्यू का विशेष न्यायालय है, वहां पे पेश किया है और उसमें अभी 14 दिन की रिमांड मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो न्यायालय है कितने दिन का जो रिमांड है वो ग्रांट करता है, ये भी थोड़ी देर में क्लियर होगा। जी चलिए, नजर बना के रखिएगा, वापस आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर, राहुल वक्टे, रितेश यादव, 2 प्रमुख आरोपी इस हाई प्रोफाइल महादेव सट्टा ऐप केस के पकड़ में आए हैं। जो इनका रुपए था हवाला वाला, उसे फ्रीज किया है। रिमांड 14 दिन की मांगी है। कोर्ट फैसला क्या देता है, नजर बनी रहेगी। इस बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अलग अलग जगहों पर ये सभी नक्सली एक्टिव थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी गौरव राय ने उनके सामने इन 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन 18 नक्सलियों ने अब सरेंडर एसपी के सामने किया। अलग अलग इलाकों में दंतेवाड़ा और बस्तर के ये सभी नक्सली एक्टिव थे, कई मामलों में संलिप्त थे, लेकिन अब एसपी गौरव राय के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इधर ग्वालियर में मेमो ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई है। ट्रेन के इंजन का कांच टूट गया है और आरोपियों की तलाश
आरपीएफ की टीम कर रही है। ग्वालियर से जौरा के बीच मेमो ट्रेन चलती है, ये आप जानते भी हैं भली भांति। इससे पहले भी कई बार ट्रेनों पर पथराव हुआ है, लेकिन आरपीएफ की टीम ये पता लगाने में हर बार नाकाम रहती है कि ऐसा किसने किया है। ग्वालियर से खबर है, जहां झांसी इटावा एक्सप्रेस के आगे एक युवक कूद गया। युवक के दोनों पैर कट गए। पारिवारिक कारणों के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया है। 1 घंटे तक यहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इलाज के लिए स्टेशन पर घायल तड़पता रहा। भिंड का रहने वाला है युवक राकेश। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की यह घटना है। वहीं मुरैना में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई है। क्वारी नदी के किनारे जंगल में युवक का शव मिला। लड़की के परिजनों पर हत्या के आरोप हैं। लड़की ने मोबाइल पर मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था। पड़ोस की रहने वाली लड़की से युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं खंडवा से खबर है, ढाबे पर मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने ढाबा कर्मचारियों से मारपीट की है। दिव्यांग कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज भी जारी है। भूजाखेड़ी के राजस्थानी ढाबे का मामला। कोरबा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। वार्ड बॉय ने मरीज के साथ मारपीट की है। जिला मेडिकल कॉलेज में मरीज भर्ती था। मरीज की स्थिति गंभीर है। निजी अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मरीज को ड्रिप लगाते वक्त वार्ड बॉय के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित ने अब पुलिस से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन ने जांच कर कार्रवाई की बात और आश्वासन दिया है। मरीज की पत्नी भी जिला मेडिकल कॉलेज में गार्ड का काम करती है। टीकमगढ़ से खबर, जहां बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अगर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां हावड़ा में आग लग गई है। प्लाईवुड की एक फैक्ट्री है जहां पर आग लग गई है और इसकी वजह से आसपास की कई दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में भी एक बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिर गई। दीवार में दबकर 8 लोग घायल हैं। 6 नाबालिग इसमें शामिल हैं। 8 लोग कुल घायल हुए हैं। निर्माणाधीन घर की दीवार गिरी है। दिल्ली के मालवीय नगर की घटना बताई जा रही। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस जांच के दौरान एक बम बरामद हुआ। खाली पड़े घर से बम बरामद हुआ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान से पहले सुरक्षा कारणों की वजह से चेकिंग चल रही थी, जिसमें बम बरामद हुआ है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।